नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो जम्मू से इस वक्त आ रही है, जहां पर बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू के दौरे पर हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है, क्योंकि कल भी ये बैठक हुई थी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज से 10 साल पहले यानी 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, आखिरी बार चुनाव हुए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बाद अब यहां पर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बैठक की शुरुआत की है। करना है, हलफ लेना है, सौगंध खानी है कि आने वाले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के बाद प्रचंड जीत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। यह संकल्प हम सबको यहां से लेकर जाना है और मुझे विश्वास है आप सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस प्रकार आपने हमेशा काम किया है, उसी डेडिकेशन, उसी कमिटमेंट के साथ हम अपने इस विजयी अभियान को आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, इस संकल्प के लिए हम सबको काम करना। साथियों, आज 6 जुलाई और हमारा सौभाग्य है, आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब थोड़ी देर में हमारे बीच पहुंचने वाले। ये 6 जुलाई हमें याद कराता है स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को। यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का चित्र हमारे सामने है। ये वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब हैं जिन्होंने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, एक देश में एक प्रधानमंत्री, एक देश में एक कानून और एक देश में एक झंडा, इस राष्ट्रवादी मिशन को लिया और वो 23 जून 1953 को श्रीनगर में शहीद हो गए थे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का जन्म दिवस है। आज के दिन इस कार्यकारिणी में हमारा यह संकल्प कि इस देश के अंदर एकता, अखंडता और राष्ट्रवाद के भाव को आगे बढ़ाएंगे और नेशन फर्स्ट जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उसको हर कार्यकर्ता आगे बढ़ाएगा और भारतीय जनता पार्टी के इस कारवां को आगे बढ़ाएगा। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें लाइव हैं जम्मू से, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक होगी, अहम मीटिंग होगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस बैठक की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से शुरुआत हुई है और इसमें बीजेपी के कई नेता जो हैं वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि आज जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और केंद्रीय मंत्री वो भी कुछ देर में इस बैठक में पहुंचेंगे, वहां पर शामिल होंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में आज अहम चर्चा होनी है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव का जो बिगुल है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बज चुका है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के हिसाब से यहां पर चुनाव जो है वो होने की संभावना है, अटकलें तेज हो गई हैं और केंद्र सरकार ने भी अपना ये रुख साफ कर दिया है और उसी आधार पर अब बीजेपी हो या बाकी क्षेत्रीय दल हो,
वो लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, अलग अलग तरीके की जो बैठकें वो हो रही हैं। तमाम जितने भी बड़े कार्यकर्ता हैं उनको भी बैठकों में बुलाया जा रहा है और उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है कि कैसे लोगों तक जुड़ना है, जो आम जनमानस है, जो आम लोग हैं उनसे कैसे जुड़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक बीच का जो तार था, 2014 के बाद विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे, ऐसे में विधानसभा के स्तर पर जो एक कनेक्शन आम लोगों के साथ होता है वो यहां पर पूरी तरह से टूट चुका है। तो वापस उसको कैसे लौटाना है, उन किन तरह के मुद्दे यहां पर सामने रखने हैं, वो तमाम इस वक्त जो है वो चर्चा होगी बीजेपी के अंदर। पूरी तरह से ये चर्चा होने वाली है, क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, किन मुद्दों के साथ लोगों को अपनी तरफ लुभाया जा सकता है, क्या कुछ खास होगा, वो तमाम तरह की चीजें यहां पर रखी जाएंगी। और उसमें अब बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। आज बैठक होगी, शाम तक ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस बैठक में क्या चर्चा की गई, किन तरह के मुद्दों पर जो है वो यहां पर आज चर्चा की गई है। तो आगे बढ़ेंगे, अब एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बताना चाहेंगे। पहले आपने देखा किस तरह से ये बीजेपी की मीटिंग हुई है, लेकिन इधर हाथरस की बात करें तो वहां पर हाथरस कांड के मुख्य आरोपी मधुकर ने सरेंडर कर दिया है। भगदड़ के बाद फरार था मुख्य आरोपी सेवादार मधुकर, लेकिन अब फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ भी शुरू कर दी है और आज फिलहाल उसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। और इस मामले में अधिवक्ता का बयान भी सामने आया है, जिनकी अहम भूमिका है उनके सरेंडर के पीछे, यानी जो मुख्य आरोपी इसमें बताया जा रहा था। क्योंकि ये कांड जो है हाथरस के अंदर हुआ था, जहां पर भगदड़ हुई थी, सत्संग के बाद जो है वो भगदड़ हुई थी और उस भगदड़ में 122 से 123 लोगों की मौत बताई जा रही थी। और उसके बाद पुलिस ने लगातार अपना जो जाल है वो बिछाया था, कैसे जो जितने भी लोग इस दायरे में हैं उनको पकड़ा जाए, उनको उन तक पहुंचा जाए। और एक बड़ी सफलता यहां पर मिलते हुए नजर आ रही है कि एक फिलहाल जो मुख्य आरोपी था, जिस पर 1 लाख का इनाम रखा गया था, उसने सरेंडर कर दिया है। और इसमें जिसका सबसे बड़ा योगदान था वो एक अधिवक्ता है और उन्होंने भी अपना बयान जो है इस पूरे मामले को लेकर जारी किया है। सरकार इस पूरे मामले को काफी गहराई से, काफी नजदीकी से देख रही है कि कैसे अभी भी जहां पर भी तार जाएंगे उनको कैसे जो है वो समेटना है, जितने भी लोग इसमें आरोपी हैं उनको कैसे अपनी गिरफ्त में करना है। इस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना करे, कहे कि कहां है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए। कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए। और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में बाधा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें। अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे। आपने सुना एपी सिंह, जो अधिवक्ता थे, जिन्होंने कहा कि हमने इसमें जितना भी जोर लगाया है इसमें सफलता मिली है। फिलहाल मुख्य आरोपी ने अपना सरेंडर कर लिया है और उसकी जब जांच होगी, पूछताछ होगी, तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। क्योंकि खास बात यह भी है कि जो वहां पर बाबा थे, जिनका सत्संग थे, वो भी कहीं ना कहीं अब घेरे में आ चुके हैं, इस दायरे में आ चुके हैं। उन पर भी जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की
यहाँ पर एक कहीं ना कहीं जो मांग है वो भी उठती हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो, इस पर बाबा जो वहाँ पर सत्संग कर रहे थे उन पर भी कार्रवाई हो, उन पर भी कोई ना कोई यहाँ पर कदम उठाया जाए, ताकि जो भी लोग वहाँ पर जिन्होंने अपनों को खोया है उनको एक इंसाफ मिले और आने वाले समय के इस तरह से घटनाएं ना घटें, उन पर रोक लगे, उन पर नियंत्रण हो। क्योंकि देश के अंदर आस्था और श्रद्धा के नाम पे कई सारे ऐसे बाबा हैं जो अपने इसी तरह से पंडाल या फिर अपने सत्संग जो है वो करते रहते हैं, लेकिन उसका नतीजा हमने देखा हाथरस में लगभग 120 से 122 या 123 लोगों की जान जो है वहां पर चली गई है। तो अब फिलहाल सरकार इस पर जांच कर रही है, इस पर कमेटी का गठन किया गया था, उन्होंने भी एक अंतिम रिपोर्ट जो है वो सरकार के सामने पेश की थी और उसके बाद उस रिपोर्ट में क्या कुछ पाया गया वो भी देखना होगा और सरकार आगे किस दिशा में काम करेगी, किस यहाँ पर किस रफ्तार के साथ काम करेगी, किस धार के साथ काम करेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल अब मायावती ने भी अपना एक ट्वीट किया है, जो विपक्षी नेता है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए, अगर बचना है तो फिर ये जो बाबा हैं उन पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसने की ज़रूरत है और उसके बाद ही हम इन चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जो अटकलें हैं इस वक्त फिलहाल यूपी के अंदर हाथरस के अंदर तेज़ है, वहाँ पर जाँच भी जारी है, पुलिस भी अपने स्तर पर जाँच कर रही है, जो टीम है वो भी वहाँ पर जो है वो अपने स्तर पर जो है वो वहां पर कार्रवाई कर रही है। गौरव पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ज्वाइन हो चुके हैं। गौरव, जरा बताइएगा, आज जो मुख्य आरोपी है वो भी उसने भी सरेंडर कर दिया है, तो कुल मिलाकर अब कहीं ना कहीं जो जांच है वो काफी तेज चल रही है, आगे बढ़ रही है। अभी की जरा अपडेट बताइएगा, जब वो सरेंडर हुआ तो उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, साफ तौर पे एक लंबे समय से ये बात कही जा रही थी कि आखिरकार जो मुख्य आरोपी है उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। तमाम तरीके से अब जब जो वकील हैं इनके AP सिंह, उनके माध्यम से बताया गया और आज सरेंडर भी हुआ है जो मुख्य आरोपी है वेद प्रकाश मधुकर, इसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार इतना समय लग गया और जो AP सिंह है उन्होंने बताया कि इनका इलाज चल रहा था, इलाज करने के बाद आज जाकर के उन्होंने खुद सरेंडर किया, बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया, STF को भी गिरफ्तारी दे दी गई है। तो साफ तौर पे मुख्य आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद जब पूछताछ की जाएगी तो और आरोपियों के भी नाम सामने आएंगे। जी ठीक है, क्या बाबा तक भी अब यहाँ पर बहुत जल्दी, हालांकि बाबा का बयान भी मीडिया के सामने आ चुका है, उन्होंने भी मीडिया के सामने अपनी बातचीत रखी है, उन्होंने उपद्रवियों की बात भी की है, तो क्या वाकई में ये कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने बातें रखी हैं तो ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय भी बनता है? देखिए, साफ तौर पे जो बाबा है उसने पहले दिन से ही पूरा मामला जो है वो अपने वकील के माध्यम से चलवाया, यानी कि AP सिंह जो वकील हैं, शुरुआत से ही उन्होंने, जिस दिन से ये भगदड़ की बात हुई और जिस दिन से मीडिया में ये बातें चलने लगी कि बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आम लोगों के जहन में ये बातें आई, उस दिन से ही बाबा ने अपने वकील के माध्यम से बातों को आगे बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले शोक संवेदनाएं व्यक्त की और वकील के माध्यम से ही अब जाकर के वेद प्रकाश को गिरफ्तार करवा दिया और ये बताया गया कि जो मुख्य आरोपी है वो ये है। हालांकि ये पूरा मामला तब सामने आएगा जब जो शासन को रिपोर्ट सौंपी थी SIT ने, उसमें क्या लिखा है, उसमें किस तरीके के पहलुओं की जांच हुई है, क्या उसमें वेद प्रकाश वाकई गिरफ्तारी के काबिल था, क्या वो मुख्य आरोपी है, तमाम तरीके के सवाल हैं। ये सवाल तभी क्लियर हो पाएंगे जब वेद प्रकाश से बातचीत होगी जो मुख्य आरोपी है इसका। जी बिल्कुल गौरव, 1 लाख का जो इनामी आरोपी था उसने फिलहाल सरेंडर कर दिया है, तो जब वो उससे पूछताछ होगी, जांच होगी, तो क्या कुछ और लोगों के निकलने की संभावनाएं हैं? क्या कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या ऐसी कोई संभावनाएं हैं? देखिए, संभावनाएं बिल्कुल है, क्योंकि अगर वाकई ये साजिश है तो साजिश के तहत कई लोगों का इसमें हाथ होगा और जिन जिन का हाथ होगा मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि उन पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने पहले ही इस बात का अंदेशा जता दिया था कि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश है और साजिश के तहत ये पूरी घटना घटित हुई है और उसके लिए देखिए मुख्य आरोपी जो है वो सरेंडर भी हो गए। 3 दिन 4 दिन के बाद आखिरकार सरेंडर होना पड़ा। वो भी जो वकील है उसके माध्यम से बताया गया कि उसने सरेंडर किया है, बाद में गिरफ्तारी पुलिस ने की है। तो तमाम जो झोल है ये क्लियर तभी हो पाएगा जब पूरी तरीके से पूछताछ होगी। क्या कोई और मुख्य आरोपी निकल कर आएगा, क्या कोई और आंकड़े निकल कर सामने आएंगे, क्या कोई और लोगों का नाम सामने आएगा, क्या अधिकारियों पर जांच गिरेगी, तमाम बातें सामने क्लियर हो जाएंगी। जी गौरव, किस तरह से अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा था कि ये साजिश है, जैसे आपने भी कहा, तो अब जो बाबा का बयान आया है उसमें भी कुछ इस तरह की बातें कही हैं, उन्होंने उपद्रवियों का नाम वहां पर मेंशन किया है, लिया है, तो इन दोनों के बयान देखे जाएं, मिलाए जाएं, तो क्या वाकई में साजिश या इस तरह की कोई घटना ये हो सकती है? क्या उस दिशा में भी कोई अभी फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है?
बिल्कुल जारी है। एसआईटी ने जब जांच करी, जांच करने के बाद मुख्यमंत्री ने पहले दिन जब वो घटना पर पहुंचे और वहां पर पत्रकारों से वार्ता की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो घटना थी, ये सिवाय सिर्फ हादसा नहीं बल्कि ये साजिश है, और इस साजिश के पीछे जिन लोगों का हाथ होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद देर शाम को एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देर रात सौंपी। हालांकि वो सार्वजनिक नहीं की गई। उसके बाद ये खबर आती है कि जो मुख्य आरोपी है उसने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के बाद क्या मुख्य आरोपी वही है या उसे मुख्य आरोपी बनाया गया? बाबा का जो बयान आया, पहले तो बाबा ने कोई बयान ही नहीं दिया, सबसे पहले वकील के माध्यम से अपनी बात को आगे रखा। लेकिन जब ये बात आने लगी कि बाबा के आश्रम पर छावनी में तब्दील होने लगे, पुलिस का शिकंजा कसने लगा, तब बाबा खुलकर सामने आए और पत्रकार मीडिया में ये बात कही गई कि जो मृतक है उनके खिलाफ संवेदनाएं हैं, तमाम इस तरीके की बातें हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो मुख्य आरोपी, सत्यता यह है कि जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार है, उससे पूछताछ की जाएगी। एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट दी थी मुख्यमंत्री को, उसमें कौन कौन आरोपी बनाए गए थे, किस किस के खिलाफ शासक को लिख के भेजा गया है, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गौरव इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हाथरस घटना पर। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बयान सामने आए हैं, जिनका सत्संग था। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं, ये बाबा का कहना है। प्रभु हमें इस दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दे। उन्होंने मीडिया के जरिए ये बयान दिया है, प्रभु हमें उस दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति प्रदान करे। एक तरफ रोष दिखाई दे रहा है, रोष बाबा के खिलाफ है, रोष बाबा के विरुद्ध में है। ये कहा जा रहा है कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अब मीडिया के जरिए अपने बयान को साझा किया है और उन्होंने भी दुख जो है इस पूरी घटना में प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो ये घड़ी घटी है, जो ये घटना घटी है, उससे हमें भगवान जो है वो उभरने की शक्ति दे, क्योंकि 122 से 123 लोगों की जान गई थी। उसके बाद बाबा वहां से फरार हो गए थे। लगभग 4 से 5 दिन हो गए बाबा फरार दिखाई दे रहे थे, कहीं भी बाबा का सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जाकर वो मीडिया के सामने से निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने ये तमाम तरह की बातें अपनी तरफ से उन्होंने कही हैं। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने इस अपने बयान में उपद्रवियों का नाम भी लिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये कहा है कि हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में ये बयान संकेत देते हैं कि उपद्रवकारी वहां होते हैं जहां पर कोई ना कोई साजिश हो। तो क्या इस बयान के पीछे या इस बयान के बाद जब इस बयान को आधार बनाया जाएगा, आगे की कार्रवाई होगी, तो उसमें कितनी सहायता इस बयान के बाद मिलेगी, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए आपको बताते हैं बाबा ने मीडिया के जरिए क्या कुछ कहा है, उन्होंने किस तरह की बातें रखी हैं, सुनिए। ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।
तो आपने सुना, ये वही बाबा थे जिन्होंने सत्संग किया था, जो सत्संग में मुख्यतः वहाँ पर शामिल थे, लेकिन जब हादसा हुआ उसके बाद वहाँ से वो गायब हुए। लेकिन फिलहाल मीडिया के जरिए वो सामने तो आए हैं, उन्होंने अपना बयान तो रखा है, लेकिन इस बयान के मायने क्या हैं, इस बयान के संकेत क्या हैं, किस आधार पर उन्होंने बयान दिया है, आखिर इतने दिनों के बाद वो मीडिया के जरिए सामने आकर क्या जताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये तमाम सवाल खड़े हैं। मोहसिन रजा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं। मोहसिन, बाबा का जो बयान है, इस बयान के संकेत क्या हैं, क्या कुछ जताया जा सकता है इस बयान के बाद? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कल जो है उनके वकील डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट एटा पहुंचे थे, वहीं मृतक और घायलों के परिजनों से संवाद किया था, जिसके बाद उन्होंने मीडिया में मुखातिब हुए और उस डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट ने जानकारी भी दी कि बाबा देश में है और जल्द ही सभी के सामने आएंगे और जल्द ही अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे। वही मैं आपको बता दूं, आज शनिवार को सुबह जैसे ही बाबा का बयान आया है, इसके बाद राजनीतिक हलचल भी बड़ी तेज हो गई है। वही मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक ट्वीट कर बाबा की गिरफ्तारी की बात कही है। जी शीतल। बिल्कुल, देखिए, बाबा ने कहा है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो वहाँ पे उपद्रवकारी थे। इस पे साफ ये जाहिर होता है कि क्या ये साजिश है, क्या ये घटना घटी है, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो मतलब उन्हें मालूम था कि वहाँ पर कोई उपद्रवी हैं। जी बिल्कुल शीतल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि उनके एडवोकेट थे AP सिंह, उनका भी कल बयान यही था, उनका भी कहना यही था कि जो षड्यंत्रकारी थे, जो लोग वहाँ भगदड़ जो मचाई है सत्संग के बाद, समापन के बाद जो घटना बड़ी पेश आई है, उसके जिम्मेदार वो वहाँ अराजक तत्व को बताया है। तो क्या बाबा के बयान के बाद अब सरकार का एक्शन क्या होगा, सरकार की क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि विपक्ष भी लगातार ये मांग कर रहा है कि बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे ही सुप्रीमो बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आया है, उसके बाद राजनीतिक हलचल काफी तेज नजर आ रही है। और मैं आपको बात की जाए अगर हाथरस की या एटा की, तो यहाँ पर भी लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद आखिरकार सरकार बाबा पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जी शीतल। मोहसिन, बाबा तो मीडिया के सामने आ गए, लेकिन पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है? क्या उनको कस्टडी में लिया जाएगा, क्या उनको अपनी कस्टडी में रखा जाएगा, या अभी वो फ्री रहेंगे? जी शीतल, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे मामले की जैसे ही SIT के पास जांच है और लगातार धीरे धीरे और जो भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उसी के आधार पर अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर रही है। जिसके बाद रिपोर्ट जैसे ही कंप्लीट होगी, फाइनल होगी रिपोर्ट, उसके बाद जो भी दोषी होंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बाबा भी दोषी अगर इसमें पाए जाएंगे, तो इस मामले में जल्द ही SIT इन पे जांच करेगी और इनकी गिरफ्तारी भी करेगी। जी शीतल। मोहसिन, जो मुख्य आरोपी था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था और बाबा का बयान सामने आया, एक सेम टाइम पे दोनों की चीजें सामने आई हैं, तो क्या वो अब मान चुके हैं, जान चुके हैं कि ये गलती है और अब हमें सामने आना चाहिए, छुपने से कुछ नहीं होगा? जी बिल्कुल शीतल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मुख्य आरोपी है देव प्रकाश मधुकर, वो एटा का रहने वाला है और उसमें 1 लाख का इनाम भी घोषित हुआ था। हालांकि कल आज सुबह ही सूचना प्राप्त हुई थी कि उसने देर रात जो है सरेंडर किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें जो पुलिस है, जो SIT की टीम है, वो उनसे क्या पूछताछ करती है और क्या पूछताछ है, क्या कुछ उनको जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी शीतल। मोहसिन, अभी तक कितने कुल मिलाकर जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है? कुछ सेवादारों को कल भी गिरफ्तार किया गया था, लगभग 6 से 7 का आंकड़ा था। क्या ये आंकड़ा बड़ा है? कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं शीतल, इस पूरे मामले में जैसे जैसे धीरे धीरे जांच चल रही है और साक्ष्य आते जा रहे हैं, उसी के हिसाब से अभी कई लोगों से पूछताछ भी जारी है और अभी गिरफ्तारी की खबर केवल मुख्य आरोपी की सामने आई है। जी शीतल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन, तमाम जानकारी देने के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए। तो बाबा को फिलहाल बयान के जरिए उन्होंने अपने आप को सामने रखा है, अपनी बातें सामने रखी हैं, लेकिन जब बयान को आधार बनाया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई क्या होगी, क्या बाबा पर भी गाज गिर सकती है या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और न्यूज रूम लाइव में अब आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बताना चाहेंगे। हाथरस चेन्नई में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या जो है वो मामला अब गर्माता जा रहा है। मायावती ने बीएसपी नेता की हत्या पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि हत्या जो है वो काफी ज्यादा दुखद है। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए अपने दुख को प्रकट किया है। हत्या के बाद पुलिस ने फिलहाल 8 संदिग्धों को पकड़ा हुआ है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर चेन्नई में बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर जो है वो उनकी हत्या की गई है। उस मामले में मायावती का ट्वीट भी निकलकर सामने आए हैं। तो उन्होंने इस हत्या को लेकर दुख जताया है और फिलहाल पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को अपनी गिरफ्त में किया है। 8 जो संदिग्ध हैं उन लोगों को पकड़ा है। उनकी अभी पहचान नहीं है कि वो लोग कौन हैं और अभी पहचान जारी है। उन लोगों को जांचा जा रहा है कि आखिर वो लोग कौन हैं, किस मंशा के साथ हत्या की गई है, इस हत्या करने के पीछे नियत क्या है, वो जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल हाथरस मामले पर भी मायावती ने कहा है, हाथरस कांड पर भी मायावती का बड़ा बयान निकलकर सामने आए हैं। बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की है, आपको बताना चाहेंगे। और हाथरस कांड पर भी मायावती ने अब फिलहाल खुलकर यहां पर बोला हुआ है, उनका बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। तो हाथरस मामले पर लगातार विपक्ष जो है वो अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहा है। विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है और अब सीधे सीधे जो बीएसपी की अध्यक्ष है मायावती हैं, उन्होंने भी यहाँ पर हाथरस मामले पर जो है वो जांच की मांग रखी है। उन्होंने ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अब जो ये बड़ा मामला हुआ है, जो बड़ा हादसा हुआ है, ये दुखद है और इसे रोका जाना चाहिए। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में ना हो। इस तरह की घटनाओं से हम लोग बचें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला था जिसमें 122 से 123 लोग जो हैं वो मारे गए थे। भगदड़ हुई थी वहाँ पर, पहले सत्संग हुआ, उसके बाद सत्संग के तुरंत बाद वहाँ पर भगदड़ हुई और उस भगदड़ के अंदर लगभग 124-123 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। चलिए, उमेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उमेश, मायावती ने ट्वीट किया है, मायावती ने साफ तौर पर हाथरस कांड पर दुख जताया है और जांच की मांग भी की है और साथ ही साथ बीएसपी के जो नेता थे उनको भी, उनकी हत्या की गई है, उस पर भी उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। देखिए सीता, बिल्कुल बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट में तमिलनाडु में बीएसपी के कर्मठ समर्थित नेता जो थे आर्म स्ट्रांग की कल शाम चेन्नई में आवास के सामने जघन हत्या की गई है। इस हत्याकांड को लेकर मायावती बसपा जो प्रमुख हैं उन्होंने दुख व्यक्त किया है। साथ साथ ये भी कहा है कि मतलब जल्द से जल्द घटना का खुलासा हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ में बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके हाथरस की घटना को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बसपा प्रमुख ने ये भी कहा है अन्य बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी जो भी राजनीतिक स्वार्थ में कहीं पे भी उन्होंने कहा है कि इसमें ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है ताकि आगे लोगों की जान गंवानी न पड़े। तो बसपा प्रमुख का दो मामले को लेकर ट्वीट आया है और जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं हाथरस की घटना को लेकर प्रमुखता से सरकार को भी आड़े हाथों लिया और ये कहा है कि हाथरस की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर सरकार को कोई एक योजना बनानी चाहिए। बिल्कुल उमेश, विपक्ष तो घेरने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष जांच की मांग कर रहा है, लेकिन क्या सरकार का कदम उस तरफ जाएगा जिस पर सबकी नजरें हैं कि बाबा पर कार्रवाई होगी या नहीं, चाहे वो हाथरस की बात हो या फिर चेन्नई की बात हो जहां पर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है? देखिए बिल्कुल बसपा प्रमुख ने अपने ही खास कार्यकर्ता की हत्या को लेकर भी ट्वीट में इस बात का कहा है कि सरकार निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन वहीं पर बसपा प्रमुख मायावती ने हाथरस की घटना को लेकर ये कहा है कि सरकार इसमें कहीं से भी ढिलाई ना बरते और इस तरह के जो बाबा हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो जिसमें लोगों को जान गंवानी पड़े।
जी बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि मायावती जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बयान सामने रखा है। फिलहाल देश के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हो चुका है। असम में भी बाढ़ से हालत काफी गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश के अंदर, देश के कुछ हिस्सों के अंदर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब चाहे वो उत्तर भारत की बात करें या फिर पूर्वी भारत की बात करें, जिसमें असम राज्य है, वहां पर भी भारी बारिश हुई है और पिछले कुछ दिनों में वहां पर बाढ़ भी देखने को मिली, उस तरह की स्थिति भी देखने को मिली। ऐसे में लोग पहले गर्मी से त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन जब गर्मी से राहत मिली तो अब यहां पर बारिश और बाढ़ ने जो है वो हालत खराब कर रखी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। इन राज्यों में नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली की बात करें तो कुछ दिन पहले भी वहां पर जबरदस्त बारिश हुई थी, भारी बारिश हुई थी और वहां पर राजधानी दिल्ली की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई थी, वहां पर तालाब बन गए थे और कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हुए थे। हालांकि ये अब उत्तर भारत की तरफ भी मानसून जो है वो पहुंच चुके हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी भारी बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है, मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है और अब लोग जो हैं वो इस बारिश से भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। इससे कामकाज ठप हो गए हैं, आवाजाही ठप हो गई है और बाढ़ आने की स्थिति बन रही है पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें या उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें जिसमें असम है, वहां पर भी बाढ़ की स्थिति देखिए। उत्तराखंड के अंदर या बाकी अन्य राज्यों के अंदर भी लगातार बारिश हो रही है और उससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो सड़कें हैं वो लबालब देखने को मिलती हैं और पहले भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद जो मंजर होता है वो सड़कों पर जहाँ पर गाड़ियाँ रेंगती है वहाँ पर एक तालाब जैसी शक्ल के रूप में निकलकर सामने आता है। बारिश होती है और उस बारिश से लोगों को भी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। पहले दिल्ली के अंदर देखा, दिल्ली में जब भयंकर बारिश हुई, जब जोरदार बारिश हुई, उस समय भी वहां पर दिल्ली में नुकसान हुआ। आईजीए एयरपोर्ट का जो छत है वो टूटा, उसके बाद सड़कें भर गईं, वहां पर आवाजाही में काफ़ी सारी परेशानी जो है वो लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो वहां पर आवाजाही नहीं कर पा रही थी। उत्तराखंड की बात करें, वहां पर भारी बारिश हुई, बाढ़ हुई और वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, गाड़ियां बहीं। तमाम जो जितने भी राज्य हैं वहां पर मानसून का असर सीधा देखने को मिला, इसका सीधा प्रभाव जो है वो देखने को मिला और उसी के चलते कहीं ना कहीं बारिश से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा, गाड़ियां भी बहीं। और पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा हादसा बारिश की वजह से हुआ था, क्योंकि कुछ टूरिस्ट मुंबई के अंदर कहीं पर पहुंचे हुए थे, वो घूमने के लिए निकल रहे थे, लेकिन अचानक जब वहाँ पर भारी बारिश होती है, बाढ़ होती है, तो बाढ़ के बाद एक परिवार जो है वो उसमें बह जाता है। तो कुल मिलाकर हर साल जब भी भारी बारिश होती है, जब बाढ़ होती है, तो वहाँ पर जो है वो नुकसान की संभावनाएं और भी ज़्यादा हो जाती है। कहीं पर पुल भी ढह जाते हैं। बिहार के अंदर पिछले दिनों जब बारिश हुई तो वहाँ पर कई सारे पुल जो हैं वो ढह गए, बैक टू बैक वहाँ पर पुल ढहने की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई थी। चलिए फिलहाल संदीप गोयल हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, संदीप के पास जाएंगे। संदीप, भारी बारिश देखने को मिल रही है, कुछ राज्यों में अलर्ट भी जारी है, कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति है, कहीं भारी बारिश हो रही है, जरा बताइएगा अभी क्या अपडेट है मौसम को लेकर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी और उसके बाद से लगातार दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी जोरदार बरसात का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो पहाड़ है वो जो है वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो भाई दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, मौसम तो जरूर जो है सुहाना हो गया है। जो गर्मी से लोगों को राहत मिली थी वो जो राहत मिली, लेकिन अब लोगों के लिए मुसीबत भी जो है बनती जा रही है, क्योंकि जगह जगह दिल्ली एनसीआर में जो है सड़कें लबालब होती हुई नजर आ रही हैं बरसात के बाद, और जो पहाड़ है वो जो है वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की खबरें आ रही हैं। ऐसे में यात्रियों को जो है सफर करने में परेशानियां हो रही हैं। उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जो है 4 धाम की यात्रा इस समय चली हुई है, लेकिन वहाँ पर जो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो और जो है यमुनोत्री, गंगोत्री जैसे धाम है, वहाँ पर जो है यात्रा करते वक्त यात्रियों को बेहद सावधानी के साथ वहाँ पर सफर करना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है जहाँ लोगों को इंतजार था बरसात का, लेकिन बरसात आने के बाद अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी भी धीरे धीरे बनती जा रही है। दिल्ली की क्या स्थिति है अभी संदीप? दिल्ली की क्या देखिए, तस्वीर दिल्ली की है? अगर मैं बात करता हूं तो दिल्ली में
मौसम जो है ठंडा हो चुका है, लोगों को जो गर्मी से राहत थी वो तो मिल रही है, लेकिन जगह जगह सुबह के समय हो रही बरसात के बाद लोग जो है सफर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को जाम से जो है दो चार होना पड़ रहा है और जगह जगह जलभराव की स्थिति जो देखने को मिलती है। हालांकि सरकार और प्रशासन बार बार जो है सीवर सफाई, नाली सफाई, तमाम चीज़ों का जिक्र करती है, ड्रेनेज की बात करती है, लेकिन जस की तस स्थिति हर साल यही देखने को मिलती है कि वहाँ पर जब बरसात होती है तो फिर सड़कें जो है पानी से लबालब होती हुई नजर आती हैं। तो आने वाले कुछ दिनों तक क्या फिर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या भारी बारिश होगी? बिल्कुल, देखिए मानसून की अभी शुरुआत हुई है और मानसून की शुरुआत से ही जो इस तरह की स्थिति बनती है तो फिर समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बरसात जब तेजी से आगे बढ़ेगी और तेज जो है और ज़्यादा मानसून जो है रफ्तार पकड़ेगा तो फिर ज़्यादा स्थिति और ज़्यादा पानी की हो सकती है। ऐसे में पहाड़ों पर हो रही बरसात धीरे धीरे जो है लोगों के लिए किस तरह से परेशानी बनेगी यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि जब पहाड़ों पर बरसात होता है फिर उसके बाद जो है जो ड्रेन बड़े बड़े होते हैं जो उनको खोल दिया जाता है और फिर उसका पानी जो है दिल्ली में होते हुए जो है हरियाणा के जिलों से होते हुए यूपी तक पहुंचता है। तो ऐसे में वो तस्वीर ना बने, इसको लेकर पहले ही सरकार और प्रशासन को व्यवस्थाएं जो है वो कर लेनी चाहिए। नालों की सफाई हो समय पर, इन तमाम चीज़ों का जो काम है वो समय पर अगर सरकार प्रशासन कर ले तो फिर इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर ना आए। संदीप, पिछले दिनों हमने देखा जो बाढ़ की स्थिति बनी थी तो कहीं गाड़ियां बही थी, कहीं वाहन बहे थे और कहीं तो परिवार का परिवार भी पानी में के उस चपेट में जो है वो आ गया था, वहां पर बह गए थे। क्या इसको लेकर कोई खास एडवाइजरी, कोई सरकार की तरफ से कोई खास कदम जो है अभी तक उठाया गया है? देखिए जिस तरह से पिछले दिनों हमने हरिद्वार में देखा कि कैसे गाड़ियां वहां पर बह गई थी, दिल्ली के समीप जो है बड़ी बड़ी जगहों पर पानी जो है बहुत तेजी से पहुंच गया था। ऐसे में अभी क्या स्थिति बन पाएगी, क्योंकि बरसात जो है रुक रुक कर हो रही है, अगर तेज बरसात होती है तो फिर वही स्थिति फिर से बन सकती है। तो कहा यह जा सकता है कि सरकार को जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए, गलत जगहों पर गाड़ी जो है पहाड़ों पर ना लगाएं, ये तरह की चीजें जो है लोगों को जागरूक तो की जा रही हैं, लेकिन कितना इंप्लीमेंट हो पाएंगी ये देखने वाली बात है। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया मौसम को लेकर अपडेट करने के लिए। अब जरा उत्तराखंड चलेंगे, देहरादून, जहां पर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग भी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे और उत्तराखंड की अपडेट भी लेंगे कि वहां पर चारधाम यात्रा भी चल रही है। क्या चारधाम यात्रा में भी बारिश के चलते कोई बाधाएं अभी फिलहाल उत्पन्न हो रही हैं? धनराज, उत्तराखंड की क्या तस्वीर है, वहां पर किस तरह से बारिश हो रही है और अभी कितना वहां पर मुश्किलें खड़ी हो रही हैं लोगों के सामने? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से एक रेड अलर्ट उत्तराखंड के अंदर जारी किया गया। भविष्यवाणी मौसम विभाग की जाती है साबित होते हैं, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग की तरफ साफ तौर पर चेतावनी जारी की गई थी कि 6 तारीख तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें भारी बारिश देखने को मिल सकती है और वो लगातार हम देख भी रहे हैं, लगातार भारी से भारी बारिश उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में होती हुई नजर आ रही है। और वहीं आपने चारधाम की बात की है तो वही देखिएगा कि चारधाम यात्रा लगातार जारी है और चारधाम में भी कहीं ना कहीं ये बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो चारधाम यात्रा के रास्ते हैं उन पर मलबा सड़कों पर आ चुका है। तमाम लैंडस्लाइडिंग के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं उनको पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया था और साफ तौर पर उनको निर्देश दिए गए थे कि जहां पर इस तरह की समस्या आती है या लैंडस्लाइडिंग के मामले निकल कर सामने आते हैं या फिर मलबा आने के मामले सामने आते हैं तो वहां पर पहले से उन जगहों को चिन्हित किया गया था और उनको चिन्हित करके वहाँ पे जो तकनीकी मशीनें हैं वो वहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी, ताकि समय रहते वहाँ से जो मलबा सड़क पर आता है उसको हटाया जाए ताकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि कल कहीं ना कहीं बद्रीनाथ हाईवे की हम बात करें, यमुनोत्री हाईवे की बात करें, तमाम जो हाईवे हैं वो मलबा आने के कारण कहीं ना कहीं बंद पड़े हैं और तमाम दोनों साइड में जो गाड़ियों की कतार है वो लंबी कतारें वहाँ पर लगी हुई है। अपडेट बताइएगा, क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा था कि से आवाजाही रुकी थी, यात्रा रुकी थी, तो क्या अभी भी वहां पर रुकावट देखने को मिल रही है या फिर सुचारू रूप से उसको शुरू कर दिया है, बहाल किया है? बिल्कुल शीतल, देखिए जो टीमें हैं तमाम टीमें वहां पर लगी हुई हैं, तमाम रास्ता खोलने की कोशिश लगातार करते ही जारी है, लेकिन अभी तक वो रास्ता नहीं हो पाया है क्योंकि मौसम कहीं ना कहीं रास्ता खोलने में जो वहाँ पर कर्मचारी लगे हैं उनमें बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है, मशीनें सही से काम नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जो प्रशासन की टीमें हैं या फिर PWD की टीमें हैं वो वहाँ पर निकली हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द जैसे ही मौसम साफ होता है, यदि बारिश रुकती है तो
उसको जल्द ही साफ कर दिया जाएगा और जल्दी रास्ता खोल दिया जाएगा। और जो यात्री वहां पर फंसे हैं उनके खाने पीने की समस्या की जो बात है उसके लिए प्रशासन लगातार वहां पर मुस्तैद है, क्योंकि पानी की बोतलें वहां पर पहुंचाई जा रही है। उसके साथ ही जो खाने के पैकेट है वो प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत वहां पर नहीं होने दी जा रही है। ठीक है, शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। राहुल गांधी ने लोको पायलटों से मुलाकात की है। बड़ी जानकारी, राहुल की मुलाकात पर उत्तर रेलवे का बड़ा बयान भी सामने आया है, क्योंकि मुलाकात कल हुई थी, ये कहीं और से लाए गए थे, ये उत्तर रेलवे का कहना है। वे लोको पायलट नहीं थे, कहीं और से लाए गए थे। बहुत बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब लोको पायलट से बात की थी तो वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब जाकर एक और बड़ा बयान जो है यहाँ पर निकलकर सामने आया है। उत्तर रेलवे की तरफ से ये बयान जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि ये कहीं और से लाए गए थे, ये हमारे लोग नहीं थे, ये आधिकारिक लोग नहीं थे, ये कहां से लाए थे ये वो जाने जिन्होंने लाए थे, जिन्होंने तस्वीरें साझा की थी, जिन्होंने तस्वीरें बयां की थी। तो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब विवाद खड़े होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल की जब मुलाकात हुई थी उत्तर रेलवे के साथ और उसके बाद ये उत्तर रेलवे के अधिकारियों की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बयान में कहा है कि ये लोग हमारे लोग नहीं थे, ये लोग कहीं और से लाए गए थे, कहां से लाए गए थे ये वो जाने जिन्होंने इकट्ठा किया था। हालांकि तस्वीरें निकली थी, तस्वीरें भी हमने आपको पहले दिखाई थी, लेकिन फिलहाल बड़ा बयान और इस बड़े बयान के चलते सियासत तेज और साथ साथ कहीं ना कहीं विवाद भी और गहराता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर राहुल की इस कदम के बाद यहाँ पर उत्तर रेलवे का जो बयान है उसके मायने क्या है, वो बयान क्या बताता है। क्या इस बयान के बाद कोई पक्ष की तरफ से भी यहाँ पर बयान निकलकर सामने आएगा, क्या पक्ष का भी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। देखना होगा कि अब ये विवाद किस तरफ जाएगा, अब ये विवाद किस तरफ करवट लेगा। तो फिलहाल राहुल गांधी अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, उसके बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर है, जम्मू से विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक अभी जारी है। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। आपको बताना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अभी फिलहाल जम्मू के अंदर बीजेपी की तरफ से एक बैठक जारी है, जिसमें जेपी नड्डा यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कुछ देर में या हो सकता है वहां पर पहुंच गए होंगे, लेकिन ये बैठक बीजेपी के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर इस बैठक से पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आई थी। हमारे सहयोगी ने भी लोगों से वहां पर जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत की थी और उनसे राय लेने की कोशिश की थी। फिलहाल जतेंद्र सिंह इस वक्त मौजूद है। सर, डॉक्टर साहब क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी आने वाले हैं, क्या मैसेज? नहीं, जैसे आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सारे देश के लिए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए 6 जुलाई के दिन का एक विशेष महत्व रहता है। ये हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति से जुड़ा हुआ है और यही वो क्षेत्र है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि कहा जाता है। 11 मई 1953 के दिन पंजाब से होते हुए जब वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे थे तो उनको धोखे के साथ हिरासत में ले लिया गया और यहीं पर संदिग्ध परिस्थितियों में उनका स्वर्गवास हुआ और अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने जो आह्वान किया था जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय भारतीय गणराज्य के लिए, वो आगे चल के उसने राष्ट्रवाद की ज्वाला को प्रज्वलित किया, जो जनसंघ के दिए की लौ भी बना और उसके बाद आज के दिन इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का इसी स्थान पर होना और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर रहना, ये अपने में एक विशेष महत्व रखता है। बीजेपी चुनावों के लिए कितनी तैयार? हम तो हर वक्त हर चुनाव के लिए तैयार हैं। रोड मैप तैयार करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले, क्या उस पर भी बात होगी सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होता है, जरूर होता है सर। हमने सुना कि पीओके को भी एजेंडा के तौर पर लिया जाएगा। ऐसा कुछ अभी अभी एजेंडा तैयारी नहीं हुआ। अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आने के बाद शाम को चर्चा करो। एक अहम जिम्मेदारी दी गई है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्या लगता है कितना चुनौती भरा है? कश्मीर में कभी सीटें जीती नहीं गई, तो इस बात की कैसे उसे? बिल्कुल, आज आर्टिकल 370 हटने के बाद सभी जगह एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद लोगों का एक सभी जगह इवन कश्मीर वैली हो और श्रीनगर एरिया हो, जम्मू हो, एक वातावरण देख रहे हैं, एक शांति है। इस दृष्टिकोण से हमारा को पूरा विश्वास है। किस तरह का उत्साहिता है आपके मन में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रदेश कार्यकारिणी है
और इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्रीमान जेपी नड्डा जी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। और जिस समय आगे असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं और ऐसे डीडीसी बीडीसी पंचायत इलेक्शंस हैं, उसके मद्देनजर ये जो एक्सटेंडेड प्रदेश कार्यकारिणी है इसका बहुत महत्व है। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को जहां निमंत्रण दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें आगे कैसे चलना है, किस प्रकार से अपने आप को तैयारी करनी है, उसका वो दिशा निर्देश देंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है और हमेशा हम तैयार रहते हैं। अभी हमने 100% जो है रिजल्ट्स दिए हैं। 2 सीटें हमने लड़ी थी, दोनों की दोनों जीती हैं और अच्छे मार्जिन से जीती हैं और काफ़ी अच्छे जो है मार्जिन से हमने वोट भी लिया है। तो ये एक इस जो है काल में, इस समय में ये बैठक हो रही है, इसलिए इसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। रविंद्र जी, आपको भी जिम्मेदारी दी गई है चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर, जम्मू को लेकर, किस तरह से तैयारी है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोरोना काल से लेकर के अब तक लोगों के बीच में काम करती रही है। जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं उसको लेकर के लोगों के बीच में जाती है और हमारा बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन पूरी तरह से बना हुआ है। उसी के परिणाम है कि हमने लोकसभा की दोनों सीटें जीती हैं। आज राष्ट्राध्यक्ष जी का आना अपने आप में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्वाभाविक बात है कि आज जो इलेक्शन आने वाले समय में होने वाले हैं उसी को लेकर के चर्चा की जाएगी और एक उत्साह जो कार्यकर्ताओं के बीच में और जम्मू कश्मीर प्रदेश में है उसको लेकर के भी लोगों में एक लग रहा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपना पिछले 8-10 सालों में अपना एक प्रभुत्व यहाँ पर कायम किया है, उसी के परिणाम आने वाले विधानसभा इलेक्शन में होंगे। कल जो है एक बड़ी इजलास हुआ है, बैठक हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जो है जेपी नड्डा आने वाले हैं, किस तरह से तैयारियां हैं? आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है क्योंकि नड्डा साहब आज हमारे प्रेसिडेंट भी हैं और यूनियन मिनिस्टर भी हैं। कृष्ण रेड्डी साहब कल ही पधारे हैं, चुग साहब कल ही पधारे हैं, सारे यहाँ पर हैं और नड्डा साहब का आज आना और इलेक्शन का बिगुल बज ही चुका है और असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अब कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने यहाँ जीत दर्ज की और खासकर नेशनल लेवल पे हमारी सरकार बन चुकी है। अब यहाँ पर भी जो मुद्दे थे, जो लोगों में एक था कि कब इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसका बिगुल बज चुका है और इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे कि ये इलेक्शंस बीजेपी जीतेगी और यहाँ हमारी सरकार भी बनेगी। कल जो बैठक हुई थी उनमें किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है, स्ट्रेटेजी क्या बनने वाली है, खासकर आवाम के जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जो जिसको लेकर भाजपा भी काम करती हुई नजर आई है। हालांकि इसमें एक और जो जानकारी मिली है कि महाराजा जी के मान सम्मान की भी बात हुई है और पीओजे को लेकर भी बात हुई है, उन पर क्या चर्चा है? देखिए, पीओजे के तो हमारे पार्टी का पहले मूल मंत्र जो है वो भी है, लेकिन अभी जो है हमारा सारा ध्यान इलेक्शन पे निर्भर है कि हम किस तरह से अपने लोगों के जो हमारे मुद्दे हैं वो भी खास तौर पे हमारे कोर ग्रुप में हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट को और सेंट्रल लेवल पे वही है कि जो हमारे पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको हम आप वो कहेंगे जो वाकई में प्लानिंग बनाते हैं, उनके सामने अभी है कि लोग किस तरह से जो परेशानियां हैं वैसे ही यहाँ पे परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, अमन आ चुका है, जो हमारी गवर्नमेंट ने वादे किए थे वो पूरे हो चुके हैं। एकदम जोश है सब में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों जीती है। कांग्रेस का जहां सफाया हो गया है और परिवारवाद खत्म हुआ है, जैसे कि जहां उमर अब्दुल्ला हार गया है, महबूबा हार गई है और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश में और आने वाले चुनाव का इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। तो आपने सुनी बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं, जो जम्मू कश्मीर के भी नेता थे। इसमें पहले आपने सुना डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी
इस बैठक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया है वो सामने रखी हैं। उन्होंने भी इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया है। उसके बाद जी किशन रेड्डी जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है, चुनाव के लिए इंचार्ज बनाया गया है। फिलहाल लोगों के लिए मुद्दे अहम, ये बीजेपी नेता कह रहे हैं। जो अभी बैठक जारी है, जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है, तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल बीजेपी की जो बैठक है वो जारी है। और इस बैठक से पहले जब हमारे सहयोगी ने इन नेताओं से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाया। और अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि बैठक के बाद इस फैसला क्या कुछ लिया जाएगा, इसमें क्या कुछ चर्चा की जाएगी, विधानसभा चुनाव के लिए जो रोड मैप है वो बीजेपी की तरफ से किस तरह तैयार किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।